अच्छा नरेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? किस जिले के रहने वाले हैं? जी सर, मैं पाली जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा पाली, पाली कोई भाषा भी है? जी सर, पाली एक भाषा भी है। बौद्ध साहित्य उसी में लिखा गया सर। अच्छा, पाली भाषा में बहुत साहित्य लिखा गया है। अच्छा, पाली के बारे में बताइए। पाली पर्यटन के रूप से काफी प्रसिद्ध भी है। बाहरी पर्यटक के आते हैं। कौन कौन से स्थल हैं जो पर्यटन के रूप में चर्चित हैं? सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगा सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट कर आ रही है, और अगर हो सके सर तो वीडियो भी, अगर मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रहा सर आपका। हाँ, अब आया। हाँ जी सर, जी सर। पाली के जी सर बारे में पूछ रहा था मैं। जी पाली सर, पर्यटन। पाली के पर्यटन क्षेत्र के बारे में आपने पूछा सर। हाँ। जी सर, पाली के पर्यटन क्षेत्र में सर कुछ इको टूरिज्म की भी संभावना है। जैसे यहाँ पर टाटगढ़ रावली अभयारण्य है, कुंभलगढ़ अभयारण्य, इनका हिस्सा भी पाली में आता है। जवाई बांध क्षेत्र है, ये पाली के इको टूरिज्म में आते हैं। इसके अलावा रणकपुर क्षेत्र है, और इसके अलावा सर कुछ रणकपुर मंदिर, जो वो भी फेमस है। यहाँ का फालना का स्वर्ण मंदिर है, वो भी फेमस है। और सर मैं एक और ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, सेंद्रा, वो भी एक अच्छी घूमने लायक जगह हो सकती है सर। ये राजस्थान की जो 12 जियोलॉजिकल साइट्स है उसमें से एक सेंद्रा का नाम भी आता है। और यहाँ की जो चट्टाने हैं, ग्रेनाइट चट्टाने, उसकी जो विशेष आकृतियाँ हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पुल, सड़क पुल जो है हमारे सेंद्रा में है। तो ये भी एक दर्शनीय स्थल, घूमने का स्थल हो सकता है सर। अच्छा, रणकपुर में किन के मंदिर हैं? सर रणकपुर में जैन मंदिर है सर, आदिनाथ जी को समर्पित है, जो मुख्य मंदिर उसको कहते हैं सर। अच्छा, जवाई बांध के बारे में बताइए। कब बना जवाई बांध, और का पेयजल क्या पाली जिला ही प्राप्त करता है या और जिलों को भी ये सेवाएं देता सर जवाई बांध 1945 से लेकर 1955-56 तक महाराजा उमेद सिंह जी ने बनाया था उस समय। ये मुख्यतः जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए ही बनाया था। इसमें सर अभी पेयजल और सिंचाई पाली जिले को तो विशेष रूप से होता ही है। मुझे सर अभी पाली जिले का ही ध्यान में आ रहा है सिंचाई और पेयजल के लिए। है? अच्छा, सिर्फ पाली जिला ही सिंचाई और पेयजल प्राप्त करता है? सर अभी इसकी विस्तार की ऐसी- योजना बनाई जा रही है, लेकिन और कौन सा जिला सर, मुझे अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं सर, माफी चाहता हूँ इसके लिए। अच्छा, नहीं, जवाई से ऐसा नहीं है क्या कि सिंचाई जालौर जिले में भी कुछ क्षेत्र में होती हो? माफी चाहूंगा सर, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, मारवाड़ में पाली जिला, तो अगर मारवाड़ में पाली जिले को मिलाते हुए अगर कोई पर्यटन का सर्किट बनाना है, तो और मारवाड़ के किन क्षेत्रों को आप शामिल करेंगे? तो एक पर्यटन सर्किट की तरह से। सॉरी सर, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज बिल्कुल भी इस सवाल में बिल्कुल भी साफ नहीं आ पाई। हाँ, आ रही है आवाज? अब सुन रहे हैं? हाँ जी सर, अब सही आ रही है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाली जिले को मारवाड़ के और किसी जिलों से मिला करके पर्यटन सर्किट के रूप में किस तरह से डेवलप किया जा सकता है? जी सर। सर हाल ही में बजट में भी इसकी घोषणा हुई है, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के नाम से। तो इसमें पाली जिला भी शामिल होगा, जालोर जिला भी शामिल होगा, और सिरोही जिला भी, जो कि गोडवाड़ क्षेत्र में आते हैं। इन जिलों को मिलाकर गोडवाड़ पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, जिसमें पाली जिले में रणकपुर है, बाली है, इनको पर्यटन के तौर पर रखा जा रहा है सर। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट में किया? क्या पीजी किया है आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन बीएससी मैथ से किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। अच्छा, और किस वर्ष किया उसके बाद से अभी तक क्या किया आपने? सर मेरी ग्रेजुएशन 2012 में कंप्लीट हो गई थी, और इसके बाद सर मैंने एमए इतिहास से किया सर 2014 में। और 2014 के बाद से सर मैं आरएस की तैयारी में लगा हुआ हूँ। इस बार सर मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, और इसके पहले सर मैंने 2 बार इंटरव्यू दे दिया है आरएस का। अच्छा, एमए आपने इतिहास में किया है, तो इतिहास में मैं जानना चाहूंगा कि अगर पूरे विश्व इतिहास की बात करें, जी जिसमें सर। भारत का भी इतिहास शामिल करते हैं, तो पूरे विश्व के इतिहास में आपके अ, पसंदीदा कोई तीन व्यक्तित्व?
सर आप पूरे विश्व इतिहास में 3 पसंदीदा व्यक्तित्व के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। सर विश्व इतिहास में एक तो मैं भारत से महात्मा गांधी से प्रभावित हूँ। इसके अलावा विश्व इतिहास की बात करें तो सर लियोनार्डो दा विंची और मार्टिन लूथर से। अच्छा, लियोनार्डो डा विंची से आप कैसे प्रभावित हैं? इतिहास में उनका क्या? सर इतिहास में पुनर्जागरण काल में, जब विश्व इतिहास में पुनर्जागरण का काल था, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। वो एक चित्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे और बहुत सारी उपलब्धियां भी इनके नाम पर हैं। तो पुनर्जागरण में अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी चित्रकारी के माध्यम से उन्होंने काफी योगदान दिया था सर। अच्छा, पुनर्जागरण केवल वैश्विक स्तर पर ही हुआ या भारत में भी हुआ? क्या अंतर है भारतीय पुनर्जागरण और बाहर के पुनर्जागरण में, क्या अंतर है? सर भारत में भी पुनर्जागरण हुआ था। एक तो प्राचीन काल में मान सकते हैं हम, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। और इसके अलावा जो 19वीं सदी का भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चला था, वो भी एक तरह से पुनर्जागरण का काल ही था। और अंतर के बारे में बात करें तो सर वहां पर जो पुनर्जागरण था, यूरोप का पुनर्जागरण, उससे वहां पर जो धर्म की सत्ता थी, पोप की जो सत्ता थी, उसको हटाने के लिए मुख्यतः ये हुआ था। और बाद में उसके साथ ही डेमोक्रेसी जैसे मूल्य वहां पर शामिल हुए थे। भारत में ये मुख्यतः सर धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार को लेकर था। अच्छा, भारत में धार्मिक और सामाजिक पर ज्यादा केंद्रित था। आपने कहा कि जैन और बौद्ध का जो उद्भव है, उसको भी पुनर्जागरण मानते हैं। जी सर। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पुनर्जागरण का अर्थ ये है कि सिंपल भाषा में कहें कि पहले हम जगे थे, फिर किसी कारण से हम सो गए और फिर जगे। तो जैन बौद्ध में अगर पुनर्जागरण हुआ तो पहले कब जगे थे जैन बौद्ध से पहले, जिनसे प्रेरणा लेकर के फिर जैन बौद्ध का जैन धर्म का उद्भव हुआ था? सर सॉरी सर, आपके सवाल मैं पूरी तरह समझ में नहीं पाया। कुछ वॉइस की मिस्टेक आ रही है सर। अच्छा, जैन और बौद्ध धर्म को आपने बताया पुनर्जागरण मान सकते हैं हम। जी सर। जैन धर्म की कौन सी बात है जो आपको लगता है कि वो पुनर्जागरण का एक तरह से प्रतीक हो सकती है या उसको परिभाषित करती है? सर जैन धर्म का जब उद्भव हुआ था तो भारत में जाति व्यवस्था भी हावी हो चुकी थी। बहुत सारे धार्मिक कर्म कांड, अंधविश्वास, ये सारी चीजें इसमें हावी हो चुकी थी। तो उसको हटाने के लिए, जातिवाद को हटाने के लिए, धार्मिक कर्म कांड को हटाने के लिए जैन धर्म में काफी प्रयास हुए। और बहुत सारे जातियों के लोग भी, जिसमें जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, वैश्य वर्ग को नहीं दी जाती, शूद्र वर्ग को नहीं दी जाती थी। तो बहुत सारे लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था। कुछ उदाहरण बताइए कि जैन धर्म में बहुत सारे जो अंधविश्वास के आड़ पर चोट की हो। कुछ उदाहरण, दो तीन बातें बताइए कि इसको उन्होंने नकारा हो। एक तो सर जैन धर्म तो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता था। और इसके अलावा उन्होंने जो अ, पुनर्जन्म की व्यवस्था थी और इस तरह की व्यवस्था को उन्होंने नकार दिया। और बाकी जो सामान्य रूप से जो निचले स्तर की जातियां मानी जाती थी, उनको उन्होंने अपने धर्म में शामिल किया था। और इसके अलावा जो भी धर्म, जैसे मांसाहार को त्यागना, इस तरह की जो चीजें, शैव धर्म में भी बहुत सारी चीजें इस तरह की प्रचलित थी, उसको हटाने का काम किया था जैन धर्म ने। अच्छा, जैन धर्म से पहले शैव धर्म था क्या? जिसके आपने बताया कि शैव धर्म की भी कई त्रुटियां थी उनको दूर करने का। शैव धर्म जैन धर्म से पहले था? या आप जो कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था जैन धर्म से पहले कौन कौन सी जातियां थी? सर जैन धर्म से पहले जो हिंदू समाज था, उसमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह से बटा हुआ था सर। वर्ण या जाति? सर मुख्य तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी और बाद में ये उत्तर वैदिक काल आते आते जाति व्यवस्था में बदल गया था। चलिए ठीक है। आपके सामने दो चॉइसेज है, अकबर और अशोक की तुलना करना चाहें, तो दोनों में से कौन ज्यादा आपको प्रभावित करता है? सर आप पूछना चाह रहे हैं कि अशोक और अकबर की तुलना करें तो आप किसे पसंद करते हैं? हाँ।
सर दोनों ही इतिहास में एक अच्छे कैरेक्टर रहे हैं और मैं दोनों से ही प्रभावित हुआ हूँ। अशोक के जो कार्य रहे हैं उनसे भी प्रभावित हूँ और अकबर के कार्य से भी मैं प्रभावित हूँ सर। अच्छा, कोई अशोक की कोई अ, कुछ मुख्य कार्य बताएं। अशोक के मुख्य कार्य पूछ रहे हैं सर आप? हाँ। सर अशोक के मुख्य कार्य में तो जिसके लिए अशोक को याद किया जाता है, अशोक महान का दर्जन को कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध त्यागने की घोषणा कर दी। हिंसा का उन्होंने त्याग कर दिया और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए अपने दूत भेजे थे उन्होंने। बहुत जीवों की हिंसा का भी उन्होंने त्याग किया था और धम्म की नीति अपनाई जिसमें बहुत सारे नैतिक मूल्य और नैतिक नियम उन्होंने लागू करने का प्रयास किया था सर। अच्छा, चलिए, इतिहास में बहुत सारी चीजें अपन ने बात भी की, तो इतिहास का आपके प्रशासन में कोई योगदान रहेगा? आप आरएस बन जाएंगे तो इतिहास कहाँ काम आएगा आपके? जी सर, हम इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा आज का जो वर्तमान है वो भी इतिहास पर ही आधारित है। हमारी जो भी व्यवस्था आज बनी है वो इतिहास से धीरे धीरे क्रमानुसार बनी है। और जो भी हम समस्या देखते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, महिलाओं से संबंधित हो, धार्मिक सांप्रदायिक तत्व हो, इनकी सबकी जड़ें हमें इतिहास में ही देखने को मिलेगी। हम जब आंदोलन देखते हैं, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, उससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। आज भी महात्मा गांधी के बहुत सारे जो मूल्य हैं आज भी हम अपनाते हैं। और प्राचीन भारत में भी देखें तो हम जैसे बहुत सारी पुस्तकें, आचार्य चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक थी उसमें बहुत सारी व्यवस्था, जैसे राज्य व्यवस्था कैसे संचालन हो, पुलिस व्यवस्था, वो सारी चीजें हम सीख सकते हैं और बहुत सारी संस्कृति को जानने का भी अवसर हमें इतिहास के माध्यम से मिल सकता है सर प्रशासन में। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, कोरोना काल में राजस्थान सरकार द्वारा लोगों के हित के लिए क्या क्या कदम उठाए? सर कोरोना काल में एक तो सरकार सीधे डीबीटी के तहत जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको 1,000 रुपए की डायरेक्ट सहायता दी थी। इसके एक अलावा हजार 1,000 रुपए सर। या 1500? मुझे 1500 ध्यान आ रहा है। सॉरी सर, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे 1,000 ध्यान में था। चलिए, ठीक है। और इसके अलावा एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, जिसमें जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सहायता देने का काम किया गया। ये सर अभी कुछ याद कर पा रहा हूँ मैं। प्रवासियों के लिए कोई विशेष सहायता दी है? माफी चाहूंगा सर, प्रवासियों के लिए मुझे विशेष ध्यान में नहीं आ रहा, केवल खाद्य सुरक्षा के लिए उनके लिए काम किया गया, बाकी विशेष मुझे और कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। चलिए, ठीक है। आप किसी से भी थैंक सवाल पूछ लो। आप कोरोना काल में एसडीओ हैं किसी उपखंड के, तो एसडीएम के रूप में आपको क्या चुनौतियां रही होगी आपके पास? सॉरी सर, एक बार सवाल रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। कोरोना काल में आप एसडीएम हैं, एसडीएम के रूप में आपकी क्या मुख्य चुनौतियां रही होंगी? कोई तीन चार चुनौतियां बता दीजिए कि ये अ, विशेष रूप से इससे जूझना पड़ा हो। सर मैं आपका सवाल जहां तक समझ पा रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं कि अगर कोरोना काल में मैं एसडीएम होता तो क्या चुनौतियां मेरे सामने होती। हाँ, बिल्कुल। जी सर, कोरोना काल में सर जब लॉकडाउन भी था तो सबसे पहले चुनौती तो यही थी कि लोगों को जो भी लॉकडाउन से जुड़ी हुई जो भी नियमावली थी उनका पालन करवाए, लोग घर से बाहर नहीं निकले, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका पूरा पालन करें। दूसरा, जो भी प्रवासी हैं उनकी सहायता की जाए और जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए और जो भी चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुदृढ़ रहे, इसके लिए मैं कोशिश करता। और किस तरह से ये चलिए, कम किया ठीक। जा सकता है। जी ठीक, सर, थैंक यू थैंक सर। यू। हाँ, कृष्णा जी। हेलो। जी सर, गुड इवनिंग मेरी सर। आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही है आप तक? है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आप हमको। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा था कि बजट में गवर्नमेंट ने घोषणा करी है गोडवान पर्यटन सर्किट को विकसित करने की।
ये गोडवाड़ क्या है? सर गोडवाड़ अभी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः सर ये पाली जिले का कुछ हिस्सा है। इसके अलावा आवाज जालोर और, मेरी आवाज सही से पहुंच रही है सर आपकी आपको? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ही। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर अभी आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ, अभी सुन रहा हूँ, बताएं। सर जो गोडवाड़ भौगोलिक क्षेत्र है राजस्थान में, तो ये इसमें पाली जिले का जो मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र है वो शामिल है। इसके अलावा जालोर और सिरोही का क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों को मिलाकर गोडवाड़ एक भौगोलिक क्षेत्र बनता है सर। तो इनको मिलाकर एक गोडवाड़ पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है सर। ओके। गोडवाड़ी भाषा नाम से भी है, बोली या अ, भाषा, कोई लिपि है इसकी कोई लक्षण? जी सर, गोडवाड़ी बोली होती है सर यहाँ पे। कोई विशेष लिपि नहीं है इसकी, और बोली के रूप में है सर ये गोडवाड़ क्षेत्र में। आवाज आवाज साफ नहीं है आपकी, बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ। महावीर सर, आपके पास मेरी आवाज सही से आ रही है क्या? हाँ सर, आपकी तो ठीक आ रही है। कृष्णा सर का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत आवाज़ कट रही है आपकी। अभी? हाँ आपकी आवाज सर। सही पहुंच रही है सर, आपकी आवाज मेरे पास हेलो। सही पहुंच रही है। आपकी आवाज मेरे पास सही से पहुंच रही है सर। नहीं, अभी आपकी आवाज भी सही आ रही है। हाँ सैनी जी सर, अब सर। सही आ रही है आपकी आपने, आवाज़। हाँ, आपने हॉबी में लिखा हुआ है योगा प्राणायाम। जी सर। क्या फर्क है इन दोनों में? सर योग एक पूरा पैकेज है। जैसे अष्टांग योग में इसके 8 अंग माने गए हैं, उसमें से प्राणायाम इसका एक पार्ट है सर। और मेरी प्राणायाम में विशेषकर रुचि है सर। तो फिर योगा लिखने काफी था ना। जी योगा सर। लिखने काफी था, प्राणायाम उसी में आ जाता। अलग से क्यों लिखा आपने? सर मेरी प्राणायाम में ही विशेषकर रुचि है। योग के और भी अंग हैं, लेकिन मेरी प्राणायाम में विशेषकर रुचि है। योग के जैसे योग में आसन भी है, मेरे उसमें भी रुचि है, लेकिन मेरी ज्यादा रुचि प्राणायाम में है। इसलिए मैंने सर योग भी लिखा है, और उसमें प्राणायाम में विशेष रुचि होने के कारण मैंने प्राणायाम को विशेष रूप से मेंशन किया है। प्राणायाम क्या है? सर प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण का आयाम, यानी श्वास और प्रश्वास को नियंत्रित करना, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसका अभ्यास करना सर प्राणायाम कहलाता है। नहीं, इससे क्या फायदा क्या होता है? सर प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शारीरिक रूप से ये हमें फिट रखता है, एनर्जेटिक रखता है ये। और मानसिक रूप से भी इसके बहुत सारे लाभ है। स्ट्रेस को दूर करता है, हमें ऊर्जावान बनाता है। और बहुत सारे योग अगर लगातार किया जाए, ये हमारे नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य भी विकसित करता है सर ये। प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक, सुने कभी शब्द, क्या है ये? जी सर। बताएं। सर पूरक का अर्थ है, जब हम श्वास लेते हैं उसको पूरक बोला जाता है। श्वास छोड़ने को रेचक बोला जाता है, और श्वास को रोकना वो कुंभक कहलाता है। जब अंदर की ओर रोकते हैं तो ये आंतरिक कुंभक हो जाता है, और बाह्य श्वास छोड़कर बाहर की तरफ रोकते हैं तो ये बाह्य कुंभक हो जाता है। अच्छा है। आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आपने एमए किया है हिस्ट्री में। जी सर। वैसे तो अतुल जी ने काफी आपसे सवाल पूछ लिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि आजकल हिस्ट्री को लिखने को लेकर बहुत सारी बहस छिड़ी हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है, आज के हिस्टोरियन ये कह रहे हैं कि आज तक का जो इतिहास हम पढ़ रहे थे वो एक उधार का बोरा है। उसमें हमारा तो बहुत नाम मात्र का इतिहास है, बाकी सब कुछ उधार का है। मुगलों ने अपने हिसाब से इतिहास को लिखवा दिया, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लिखवा दिया, बाद में जो सरकार आई उन्होंने अपने हिसाब से लिखा दिया। वास्तविक इतिहास जो वस्तु स्थिति को व्यक्त करता है वो अब हम लिखेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है? सर बिल्कुल इस तरह की मांगे उठ रही है। सर आपका सवाल इस तरह के है कि पुनर्लेखन से आप सहमत हैं या नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर। जी सर। इतिहास सर अलग अलग कालखंडों में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ये पूरी तरह से पूर्वाग्रस्त और ग्रसित हो। कई बार इतिहास में अपनी विचारधारा को भी शामिल किया जाता है, कई तथ्य तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जाता है। अगर हमें कोई नई घटना पता चलती है, कोई नए तथ्य पता चलता है, तो इसके आधार पर सर इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। लेकिन तथ्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
नहीं, जब ये कहा जाए कि तथ्य ही गलत तरीके से पेश किए गए हैं, जो तथ्य है वही वास्तविक नहीं है, तब फिर क्या कहना है? सर एक तो सर विचारधारा का प्रभाव हो गया और दूसरा तथ्य हो गया। अगर कोई भी तथ्य लिखे जा रहे हैं तो उसके पीछे बिल्कुल प्रामाणिक सबूत होने चाहिए, उसी के आधार पर लिखे जाने चाहिए। बिना सबूत के आधार पर कोई भी तथ्य नहीं माना जाएगा सर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हो जो जिनकी अवहेलना हुई हो, और बहुत सारे ऐसे तथ्य हो जो मतगणित हो और जिनको आज तक पढ़ाया जा रहा हो। जी सर, जी सर, अगर ऐसे तथ्य है तो बिल्कुल सर इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। जो तथ्य अब तक सामने नहीं आए वो सामने आने चाहिए सर। आपका आपने बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी रहे। जी सर। बताएं आप, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर से। चलो आप ये बताएं कि आप पौधे किस मौसम में सबसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं? सर मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ सर, माफी चाहूंगा। मैथमेटिक्स की कोई ऐसी थ्योरम बताएं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो। सर मैंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में काफी पढ़ा है और काफी पढ़ाया भी है सर उसके बारे में। हम्म। क्या है उसमें ऐसी विशेषता जो आपको प्रभावित करती है? सर पाइथागोरस प्रमेय पर त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा भाग डिपेंड करता है। हमने बचपन से लेकर मैंने सर 12वीं तक जहाँ तक मेरी मैथ्स रही है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का लगातार यूज हुआ है। उसके बाद जब मैंने बाद में मैथ्स थोड़ा पढ़ाया भी था तो उसमें भी पाइथागोरस का लगातार यूज हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय सर धीरे धीरे सर उसका इंटरेस्ट बन गया था। तो इसमें सर एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की जो कर्ण भुजा होती है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय है सर। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हेलो। हाँ सर, मेरी अब आवाज आ पा रही है सर आपके पास? हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है। आप ये बताइए कि पाइथागोरस या ट्रिग्नोमेट्री की जो आप बात कर रहे हैं वो और भारतीय वास्तुशास्त्र दोनों एक ही है क्या? सर वास्तुशास्त्र तो एक बिल्कुल अलग विषय है सर। मुझे वास्तुशास्त्र के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन काफी अंतर है सर दोनों में। सर मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास? आवाज साफ है। सर हाँ, आपकी तरफ थोड़ा सा रुक रुक के नेटवर्क आ का रही है। आपकी तरफ से सर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। आपकी आवाज भी कभी कभी थोड़ी रुक कर आती है। अब बाकी मेंबर्स को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है। हेलो। मेरे पास आपकी आवाज नहीं है। हेलो। बाकी मेंबर्स के पास आ हाँ रही है मेरी सर। आवाज? हाँ सर, ये इधर तो आ रही है सर। ईयरफोन हटा लेंगे तो सर थोड़ा हो सकता है कि आवाज़ में कुछ फर्क पड़े, या वीडियो ऑफ कर लो सर, नेटवर्क में ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, अभी आवाज फट रही है, मैं सुन भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो कोई नहीं, आदित्य जी आगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, वो देख लेंगे। आदित्य जी। तो आप मुझे ये बताइए कि लॉर्ड भारतीय हिस्ट्री में क्या रोल था लॉर्ड मैकाले का? लॉर्ड मैकाले की बात करें सर आप? बिल्कुल, हाँ। सर लॉर्ड मैकाले भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लाने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय जो विधि आयोग बना था, पहला विधि आयोग, उसके अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले ही थे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए नॉर्मल जेंडर रेशियो क्या होता है और राजस्थान का जेंडर रेशियो क्या है? सर नॉर्मल जेंडर रेशो, ये टर्म सर मैंने इसके पहले सुना नहीं है। सामान्य जो लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात के बारे में मुझे जानकारी है। हाँ, लिंगानुपात क्या होता है सामान्य रूप से WHO के हिसाब से? सर लिंगानुपात का तात्पर्य होता है कि 1000 पुरुष के तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको लिंगानुपात कहा जाता है। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। ठीक है।
आप मुझे ये बताइए कि ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसी धार्मिक बातें हैं जो कि सच नहीं है तथा मिथ है, और जिन्हें आज भी काफी लोग मानते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों लोग इसे मानते हैं, और ऐसी कोई एक मिथ बताइए मुझे। सर बिल्कुल सर, हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी इस तरह की मिथ्स हैं, बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं सर। हमारा भारतीय समाज धार्मिक समाज भी रहा है, और बहुत सारे ईश्वर का जो अवतार का रूप माना जाता है, इस तरह का माना जाता है, तो इसके ऊपर बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। आधुनिक काल में इसके ऊपर बहुत सारे फिल्में धारावाहिक बनी है, तो लोगों में ये धारणा और गहरे बैठ गई है। तो ये कुछ कारण है। इस तरह की बहुत सारे मिथ्स, जैसे इसमें एक मिथ्स मैं बता सकता हूँ। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर मेरे सपने में आए और मुझे इस तरह की बातें बताई, तो इस तरह के लोग उस चीज़ों को मानते भी हैं। और गांव में भी सर इस तरह की बहुत सारी धारणाएं हैं, जिसमें हमारे गांव में हम देखते हैं कि भोपा होता है, वो ऐसा मानता है कि उसके अंदर भगवान आ गए हैं और वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी मिथ्स लोगों में है सर। आप मुझे बताइए, सांप दूध पीते हैं क्या? सर सांप दूध नहीं पीते हैं। सामान्य मैंने जो तथ्य पढ़ा है उसके अनुसार सांप दूध नहीं पीते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक जगह का एसडीएम बना दिया गया है, जी और सर। बी आर अम्बेडकर जयंती है। बी आर अम्बेडकर जयंती के दिन एससी समाज के लोगों ने सोचा कि हम रैली निकालें उसके सपोर्ट में, और आपसे रैली की परमिशन भी ले ली गई। पर रैली के दौरान कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रैली के अंदर शामिल हो गए, जिससे कि ऐसा खबर सामने आ रही है कि झड़प हो सकती है, या वो झड़प एक हिंसा का रूप भी ले सकती है। आप तक ये खबर पहुंची, आपको अगले 15 मिनट में कुछ एक्शन लेना है जिससे कि वो झड़प काफी बड़ी होने से रुक जाए। क्योंकि ऐसा सामने आ रहा है कि वो झड़प, अगर आपने अगले 15 मिनट में कुछ अच्छे एक्शंस नहीं लिए, तो काफी बड़ा रूप भी, लोगों की जान भी जा सकती है। तो आप क्या करेंगे? सर इस तरह की कोई भी रैली की अगर परमिशन पहले ली गई है और अगर मुझे तारीख बताई गई, तो मैं पहले से ही व्यवस्था करूंगा। क्योंकि इस तरह की रैलियों में कई बार संभावना हो सकती है, तो मैं पुलिस फोर्स की पहले से ही व्यवस्था रखूंगा कि इस तरह के असामाजिक तत्व इस तरह कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। तो मेरा कार्य यही रहेगा कि वहां पर पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहे, और जो इन रैली के लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी आश्वासन लिया जाए कि कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करे। ये व्यवस्था मैं करूंगा सर। ठीक है, एक कारण मुझे बताइए कि क्यों जो लोग एमए या बीए करते हैं वो अक्सर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो उनकी नौकरी नहीं, और इस वजह से उनमें एक काफी फ्रस्ट्रेशन भी देखा गया। क्या कारण होता है? सर इसका एक कारण तो ये है कि भारत में जो आर्ट्स विषय लेने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्किल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो स्किल नहीं होने के कारण उन्हें कोई भी रोजगार नहीं मिल पाता है। और सामान्यतः भारत में जो भी आर्ट्स विषय के विद्यार्थी होते हैं उनकी गणित, विज्ञान, इंग्लिश ये कमजोर होती है, तो दूसरे विषय में भी वो कई बार अच्छा नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वो उनमें बेरोजगारी की दर थोड़ी सी अधिक होती है। अभी हमने देखा है कि अगस्त में सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की बात कही थी और लाई थी। उसका जी क्या सर। इम्पैक्ट रहेगा आर्ट्स के छात्रों पर? सर इसमें एक तो कौशल परक जो कोर्स है उसको शुरू करने की बात की गई है कक्षा 6 से ही, जो बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा अगर आर्ट्स के विद्यार्थी भी चाहते हैं कि कोई वो साइंस का विषय लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, और ये 9th क्लास से शुरू शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर वो चाहे कि कुछ विषय उनके आर्ट्स के रहे, कुछ विषय उनके साइंस के रहे, तो इस तरह की वो व्यवस्था अपना सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभार ऐसा कुछ होता है कि वो बीच में भी छोड़कर जाना चाहते हैं, तो इसमें इस व्यवस्था रखी गई है कि वो बीच कर कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, और उसके बाद कभी भी वापस एंट्री ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं सर वो। ठीक है। एक बात मुझे बताइए, अभी एक घटना देखी गई थी जिसमें देखा गया था कि एक तहसीलदार जो है उनके घर पर जब एनसीबी की रेड, एसीबी की रेड पड़ी, तो उन्हें नोट जलाते हुए देखा गया था। या अक्सर ऐसी रेड देखी गई। तो इंटरव्यू में जब वो शामिल होते हैं तब वो इस तरह की बात तो नहीं करते, और काफी आइडियल बातें करते हैं कि मैं जब अधिकारी बनूंगा तो मैं ये बदलाव लाऊंगा, समाज में ये बदलाव लाऊंगा। और जब वाकई में देखा जाता है तो ये दिखता है कि समाज में बदलाव तो कम हो रहा है, और भ्रष्टाचार की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। क्या कारण है इसका? सर भ्रष्टाचार के कारण एक तो सबसे बड़ा कारण जो है कि
नैतिक मूल्य और चारित्रिक मूल्यों की कमी, इसको हम मान सकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी इस तरह की बहुत सारी व्यवस्था नहीं है कि व्यक्ति को नैतिक बनाया जा सके, तो व्यक्ति में ये इस तरह की व्यवस्था हो जाती है। दूसरा, हमारे जो प्रशासन में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कई बार कठोर कानून की भी कमी है, या फिर उसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता है, ऊपर के अधिकारियों के द्वारा सही से कई बार इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं होती है। यही कारण है कि कुछ लोग इस तरह के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। क्या सर आपकी आवाज कट चुकी है शायद। महावीर सर, आपको आवाज आ पा रही है? हाँ नहीं सर, कोई कॉल वगैरह कुछ आ गया लग रहा है। हाँ, अच्छा, ओके ओके सर। आदित्य सर, आप सुन पा रहे हैं? चलो, और ठीक है सर, फिर अपन फीडबैक वाला शुरू कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा एक मिनट अगर वेट हाँ करें हाँ, सर। नहीं आ गए सर, सर। हाँ ज्वाइन कर दीजिए। का वो मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, जी सर। तो मैं दूसरे फ़ोन से जॉइन किया मैंने। तो मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये महसूस होता है कि जितनी सैलरी उनकी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और जो समाज में उनसे भी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो निचले स्तर पर लोग हैं वो भी उनसे ज़्यादा सैलरी या उनसे ज़्यादा रुपए कमा लेते हैं, और वो उनके अंदर कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है, जो उन्हें भ्रष्टाचार जैसी चीज़ पर कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या लगता है आपको? जी सर, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सर, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सैलरी कम है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो बाकी और भी सरकारी नौकरियों की तुलना करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी हमारे यहाँ पर दी जाती है। तो सर, सैलरी ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। इतनी सैलरी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत कम खर्चे में भी वो गुजारा करते हैं, तो एक अच्छी सैलरी मिलती है। तो ये कारण तो नहीं है। दूसरा यही है कि भौतिकवाद का जो प्रसार हो रहा है और उनको ऐसा अवसर मिल जाता है जहां पर वो ऐसा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग होती है उनके साथ, तो इस तरह से कार्य करने लग जाते हैं बहुत सारे लूप होल्स का फायदा उठाकर। बाकी अगर सर ऐसा है कि वो दूसरे कार्यों से उनको लगता है कि दूसरे जगह से उनकी सैलरी कम है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को शायद फिर प्रशासन में नहीं आना चाहिए था। तो ये कारण नहीं हो सकता कि वो दूसरों से परेशान है। अगर वो दूसरों की सैलरी उनको ज्यादा लगती है तो शायद वो इस फील्ड में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका इंटरव्यू हो चुका है। थैंक यू सर। ठीक है सर। अतुल सर, फीडबैक सर। हाँ नरेंद्र जी, अच्छा है, जी सर। कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा है और बोलते भी कॉन्फिडेंटली आप। थोड़ा सा कई ज्यादा तेजी से बोल रहे हैं, थोड़ा सा आराम से बोलिए, है ना? थोड़ी सी सर आवाज फिर से कट रही है क्या? अब आ रही है, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया कि हाँ शायद जी आवाज सर। हाँ, बीच बीच में कट जाती है सर ये आवाज थोड़ी। अब आ रही है। जी सर, अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कई बार फोन और फ्लो तेज हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आराम से। कॉन्फिडेंट है आप, कॉन्फिडेंट भी चलता है इससे, लेकिन बीच बीच में कहीं थोड़ा सा फ्लो बहुत तेज हो जा रहा था और आवाज तेज हो जा रही थी। आ रही है आवाज नरेंद्र जी? सर, कट कट कर आ रही है आपकी आवाज। जैसे अब जब आप कुछ बताते नहीं तो आवाज सही आती है, लेकिन जब कुछ बताते हैं तो आवाज कट जाती है। चलो, अब आ रही है ना? मैंने इसलिए ये बताया, इतिहास में थोड़ा सा जब प्राचीन जी काल सर। पूछ रहा था आपने, इतिहास में जब मैं प्राचीन काल पूछ रहा था आपसे, जब आप जानबूझ के आपको बहुत अंदर तक लिखा कि पुनर्जागरण और फिर पुनर्जागरण से आप भारतीय इतिहास में और भारतीय इतिहास में जब सुन रहे हैं। हाँ सर, बीच में सर थोड़ी सी वॉइस का इशू आ रहा है, बीच में सर आवाज कट जाती है लास्ट में जाते जाते। हाँ, मेरे को सही आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी तो सर, आपका मैं ये थोड़ा। कह रहा था कि इतिहास में जो आप बता रहे थे, प्राचीन इतिहास के बारे में। जी सर, प्राचीन इतिहास में थोड़ा सा बिल्कुल मुझे भी इशू लगा सर। प्राचीन इतिहास में शायद एक दो फैक्ट हो सकता है मैंने गलत भी बताया हो। थोड़ा सा सर सब्जेक्ट पर वर्क करने की जरूरत है सर मुझे।
हाँ, अगर और अपन ज्यादा वर्क नहीं भी कर पाए तो थोड़ा सा सोते समय ध्यान रखें कि जिस चीज में अपन फंस सकते हैं उसको अवॉइड करें। जी सर, थैंक यू। आप शैव धर्म नहीं बोलते तो क्या फर्क पड़ता, कि शैव धर्म की बुराइयां थी उसके खिलाफ भी जैन धर्म ने कुछ, शैव धर्म तो बाद में, उससे पहले तो इतना कुछ था ही नहीं। जी और सर, बार बार आप जाति व्यवस्था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जाति व्यवस्था, उससे पहले तो वर्ण थे। ऋग्वैदिक में कर्म आधारित और वैदिक में जन्म आधारित। तो अगर कहीं लग रहा है कि हम पक्ष में थोड़े से कमजोर हैं तो वहाँ अपने आप को सीमित कर लेना चाहिए, थोड़ा टू द पॉइंट बता सकते हैं। पुनर्जन्म आप केवल बताते तो भी ठीक है ना, तो उसमें इतिहास में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कहीं हम कमजोर हैं तो अपने आप को सीमित कर लेना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, बाकी इंटरव्यू वहां पर होगा वैसा ही होगा, ये खुशी की बात है। कुछ कुछ फैक्ट्स नहीं भी आ रहे हैं, हम नहीं भी आएंगे, और ये सबके साथ होता है। और थोड़ा वर्क कीजिए आप, अपना जो गृह जिला है ना, जो जी इसके सर, बारे में जी मैंने, तो जो पाली का नहीं है, तो जयपुर के अगर कोई उसके दिमाग में पाली आती है, जवाई बांध जरूर आएगा। तो जवाई बांध से जैसे जालौर में भी सिंचाई होती है, सिंचाई कहाँ कहाँ होती है, पेयजल किन किन को मिलता है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, जी इसको सर, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि दूसरी चीजों में तो फिर भी माफी अपने आसपास की जानकारी होना जरूरी है। फिर जो कोरोना का मैं पूछ रहा था, कोई 1000-1500 वाला नहीं आ रहा है तो आप ठीक है 1500 रुपए सहायता दीजिए। और फिर बाद में आप जो बोल रहे थे रिक्शे वाले और जो लॉरी वाले हैं तो समाहित, तो कुछ और देख लेना आप, कोरोना सरकार ने क्या क्या प्रयास किए तो थोड़ी सा आप तैयार करें। जी सर, बिल्कुल। इंटरव्यू लेने वाले की वो तैयारी कर रही है, जो चल रहा है उसी पे चलेगा। तो कम से कम कोरोना तो इसमें तो चलेगा ही, तो इसके बारे में सरकारी और बाकी फिर ठीक है। कई जगह नहीं आता है, आप ऐसे नहीं करें जैसे त्रिकोणमिति और ये वास्तुशास्त्र है, अंतर है या वही है, नहीं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अंतर तो बहुत है। जानकारी नहीं है तो आपको क्या पता है ना, तो थोड़ा सा ये अच्छा था, क्वेश्चंस को अच्छे से संभाला। प्राणायाम मुझे मैंने सोचा था कि श्वास को नियंत्रित करना या श्वास को लंबा करना या तेज करना, शायद मेरी जानकारी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर आवाज बहुत कट कर आ रही, तो सर आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। जो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा सर क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है तो फिर। जी सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा है, अच्छा रहा। मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर, कृष्णा जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं यही कह रहा था, जो अतुल जी ने कहा है वही, कि आपका जो बायोडाटा है उस पर अच्छी कमांड बनाए। जी सर, बिल्कुल। बायोडाटा पे आप कहीं कहीं बहुत ज्यादा अटक रहे हैं। जैसे एक तो पाली के बारे में आपको पता नहीं, अतुल जी ने जैसा बताया, जोई डैम जो पाली का सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन हो सकता है, उसके बारे में आप पूरा नॉलेज करें। एक पाली में पैंथर रिजर्व भी है, उसके बारे में भी पता करें। ये जो आपने गोडवार बोला, तो गोडवार के बारे में पूरा पता करें, क्या चीज है, कैसे है। दूसरा ये पूरा चाह था आपको कि आपने योगा प्राणायाम को लिखा है, तो प्राणायाम के बारे में मेरा जो सवाल था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। वो इसलिए कि प्राणायाम का मतलब होता है, प्राणायाम इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है कि प्राणायाम का मतलब है श्वास प्रवास को नियंत्रित करते हुए अपने ध्यान को अपने भीतर ही केंद्रित करते हुए, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हुए अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने का बेस्ट तरीका एक श्वास, ये प्राणायाम है। आप उसको मतलब शारीरिक योग के तौर पे मत ले जाए, ये शरीर से ज्यादा मानसिक
मतलब संतुष्टि के लिए किया जाता है। ये प्राणायाम एक टाइप से विपश्यना जिसको कहते हैं उस टाइप से उसको यूज करें कि ये कंसंट्रेट करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल सर। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपकी जो लैंग्वेज है बोलने की वो भी काफी अच्छी है। थोड़ा सा आप अपना बायोडाटा को मजबूत करें। मैथ के सवाल, साइंस के सवाल बहुत इजी इजी चीजें हैं जिनको आप सतही तौर पे भी ध्यान में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कभी भी पूछी जा सकती है आपको। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। बाकी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, थोड़ी नॉलेज गैदरिंग बढ़ाएं आप। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो मेरी आवाज आ रही है अच्छे जी से? जी सर, बिल्कुल आ रही है। आपके जो सिचुएशंस वाले क्वेश्चन पे आपके जो आंसर्स थे वो अच्छे थे, और आपने आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। किसकी आवाज? हेलो, जी सर, आपकी आवाज अब आ रही है मेरे पास। मेरी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आदित्य सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, थैंक यू हैंडल सर। किया सिचुएशन वाले सवालों को। और जो मैंने सांप वाला सवाल पूछा था वो ये बोनस सवाल, वो थोड़ा बोनस क्वेश्चन था कि जैसे धार्मिक अवधारणा रहती है, तो उसमें एक सबसे बड़ी ये भी होती है कि सांप दूध पीते हैं, अलग काफी लोगों को ये लगता है पीते हैं, तो वो एक अच्छा जवाब था। फिर आपके हाथ, मुझे लगता है कि आपका हैंड मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हो रहा था, अब वो दिख नहीं रहा था, तो आप बताइए ज्यादा हो रहा था या कैसा था? महावीर सर, बाकी को आप एक बार म्यूट कर दीजिए। अतुल सर, आदित्य सर की आवाज बिल्कुल साफ आ रही है मेरे पास। बाकी को एक बार आप म्यूट कर दीजिए ताकि जी आदित्य जी। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपका हैंड मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, अच्छा, तो आप वैसे तो मैंने सर बताइए। कभी ऐसा हो सकता है, बाकी मैंने कोशिश तो की सर कि ये बिल्कुल स्ट्रेट सही रहे, मैंने थाइस पे अपने हाथ रखे हुए थे। तो वो अच्छा था। वो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आप कैमरा के सामने बैठे ना, तो उस वजह से हल्का सा लग सकता है, बाकी बाकी उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं था। और जहाँ तक वो WHO वाला सवाल है, तो वो मैंने वो भी एक जनरल क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर है कि 105 लड़कों पर 100 लड़कियां होनी चाहिए, WHO के हिसाब से नॉर्मल ओके सर, ओके, बात होता है। थैंक यू सर। तो ये एक थोड़ा सा आप याद रखें। बाकी राजस्थान का आपने सही बताया, और बाकी काफ़ी अच्छा था, कॉन्फिडेंस आपके अंदर अच्छा है, अच्छे से आपने अटेंटिव, ऐसा लग रहा था आप अटेंटिव है, तो वो आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट था। बिल्कुल। थैंक यू सर। बिल्कुल, आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली और अवसर मिला सर आप सभी के साथ इंटरव्यू देने का। हमेशा और